नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंडियन लिटरेचर के एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल नॉवल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द बाइंडिंग वाइन और इसके ऑथर हैं शशि देशपांडे। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या सिर्फ एक अच्छी कहानी पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक के कंटेक्स्ट से। शशि देशपांडे की ये नॉवल 1993 में पब्लिश हुई थी। अगर हम उनके डिटेक्टिव या क्राइम फिक्शन नॉवेल्स को भी काउंट करें तो ये उनका सिक्स्थ नॉवल था। इस नॉवल को अक्सर वुमेन्स फिक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, ये नॉवल औरत के उन एक्सपीरियंसेस की बात करती है जो अक्सर चार दीवारी के पीछे दब कर रह जाते हैं। इस बुक का सबसे बड़ा सवाल है, शुड वुमेन ब्रेक देयर साइलेंस? क्या औरतों को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए? ऑथर हमें ये दिखाती है कि अगर साइलेंस तोड़ना है तो लीड कौन लेगा। यहाँ राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उन बातों को आर्टिकुलेट करे, यानी शब्दों में पिरोए जो समाज से छुपी हुई हैं। ये नॉवल मल्टी डायमेंशनल है जो फैमिली बॉन्ड्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन्स राइट टू देयर बॉडी पर फोकस करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके टाइटल का क्या मतलब है। वाइन का मतलब है बेल, यानी कि क्रीपर। एक वाइन बहुत ही डेलिकेट होती है, लेकिन उसकी ट्रेंडल्स, नाजुक टहनियां किसी सपोर्ट को बहुत मजबूती से पकड़ लेती है। ठीक वैसे ही द बाइंडिंग वाइन का मतलब है वो वाइन ऑफ लव, अफेक्शन और सिंपैथी जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। चाहे लाइफ में कितना भी दुख या पेन एंड लॉस हो, ये रिश्ते ही हमें सर्वाइवल की ताकत देते हैं। नॉवल की शुरुआत एक एपिग्राफ से होती है जो एमिली ब्रॉन्टे की फेमस बुक विदरिंग हाइट से लिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एपिग्राफ क्रिएटिविटी और क्रिएटर के बारे में है जो नॉवल की डीप लेयर को सेट करता है। इस नॉवल को समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है। इसका मतलब ये है कि एक्शन एक लीनियर सीक्वेंस में नहीं चलता। कहानी कभी पास्ट में जाती है और कभी प्रेजेंट में वापस आती है। ये बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह है जो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी पर जंप करता रहता है। आप सोचिए, आप वॉक कर रहे हैं अपने एग्जाम सेंटर की तरफ। आप पहले अपने एग्जाम के बारे में सोचते हैं, यानी आपके आने वाले एग्जाम के बारे में, फ्यूचर के बारे में। फिर अपने प्रेजेंट में अपनी तैयारी के बारे में सोचते हैं, और हो सकता है उस तैयारी से गो थ्रू करते करते आप अपने पास्ट में चले जाएं। तो ऐसे ही कुछ होती है हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जो कि आपके थॉट प्रोसेस की तरह चलती है, कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में। इस नॉवल का स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तीन अलग अलग स्टोरीज को एक साथ मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड पैटर्न बनाती है। पहली स्टोरी है उर्मी की, जो नरेटर है और अपनी बेटी की मौत के गम से गुजर रही है। दूसरी स्टोरी है मीरा की, जो कि किशोर की सगी माँ है और अब मर चुकी है, लेकिन उसकी डायरीज और पोएट्री के जरिए उसकी जिंदगी खुलती है। तीसरी स्टोरी है कल्पना की, जो कि एक यंग रेप विक्टिम है और हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है। ये था इस बुक का बेसिक कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड। अब हम इस नॉवल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि शशि देशपांडे ने कैसे इस कहानी के स्ट्रैंड्स को एक साथ बुना है। दोस्तों याद रखिए कि ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है, इसलिए इवेंट सीधे सीक्वेंस में नहीं है, बल्कि मेमोरीज और इमोशंस के हिसाब से आगे पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है उर्मी से, जो एक लेक्चरर है और बॉम्बे में रहती है। वो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। उसकी 1 साल की बेटी अनु की मौत हो चुकी है। उर्मी इतनी दुखी है कि वो अपने इस दर्द को छोड़ना ही नहीं चाहती। उसे लगता है कि अगर ये दर्द ही चला गया तो अनु की आखिरी निशानी भी नहीं बचेगी। इसी बीच उसकी बचपन की दोस्त और ननद वाना उसे संभालने की कोशिश करती है। बातों बातों में रानी दुर्ग का जिक्र आता है, जहां उर्मी का बचपन बीता था अपने ग्रैंड पेरेंट्स बाईजी और आजू के साथ। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उर्मी की सास अक्का एक पुराना ट्रंक निकालती है। इसमें मीरा के पुराने पेपर्स, डायरीज और पोयम्स मिलती है। मीरा उर्मी के पति किशोर की सगी माँ थी, जिसकी मौत किशोर के पैदा होते ही हो गई थी। उर्मी इन पेपर्स को पढ़ना शुरू करती है और उसे मीरा की घुटन और उसके सपनों के बारे में पता चलता है। पार्ट 2 में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब उर्मी हॉस्पिटल में वाना से मिलने जाती है। वहां वो एक रेप विक्टिम कल्पना से मिलती है, जो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। कल्पना की माँ शकुताई इस डर में है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो समाज उन्हें अपनाएगा नहीं और उनकी दूसरी बेटी संध्या की शादी नहीं होगी। उर्मी देखती है कि कोई भी इस केस को रेप मानने को तैयार ही नहीं है, ना पुलिस और ना सोसाइटी। लेकिन उर्मी खामोश नहीं रहती। वो कल्पना की स्टोरी एक जर्नलिस्ट दोस्त को देती है ताकि सच बाहर आ सके।
नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे मीरा और कल्पना की कहानियां पैरेलल चलती है। उर्मी महसूस करती है कि दोनों औरतें मेल डोमिनेंस का शिकार थी। मीरा अपने पति के लस्टफुल लव से डरती थी और अपनी पहचान खोने से परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ शकुताई अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया और कैसे वो गरीबी में अपने बच्चों को पालती है। हम देखते हैं कि कल्पना के सपने बड़े हैं। वो मॉडर्न तरीके से रहना चाहती है, जो उसकी सोसाइटी को मंजूर नहीं था। आखिरी हिस्से में सभी राज खुलने लगते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि कल्पना का गुनहगार कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि उसके अपने फूफा प्रभाकर थे। ये जानते ही प्रभाकर की वाइफ सोलू सुसाइड कर लेती है। उर्मी को अपनी माँ इन्हीं के बारे में भी सच पता चलता है। उसे लगता था कि उसकी माँ ने उसे बचपन में जानबूझकर दूर भेजा था, लेकिन उसे पता चलता है कि ये उनके फादर का फैसला था, जिसमें उनकी माँ हेल्पलेस थी। नॉवल के एंड में उर्मी अपने गम से बाहर निकलने लगती है। वो समझ जाती है कि जिंदगी में दुख तो रहेंगे, लेकिन प्यार और एम्पैथी की वो डेलिकेट वाइन हमें जोड़े रखती है। वो मीरा की लिखी लाइंस द स्प्रिंग ऑफ लाइफ का असली मतलब समझ जाती है, यानी जिंदगी को हर हाल में जीने की उम्मीद। ये थी द बाइंडिंग वाइन की एक बहुत ही डिटेल्ड समरी। मैंने इस नॉवल को बहुत ही आसानी से कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अब इसके प्लॉट स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े क्लियर होने लगे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इस नॉवल के सबसे इम्पोर्टेंट और टेक्निकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है इसका प्लॉट। इस पार्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही इस पूरी बुक की बैकबोन है। दोस्तों, द बाइंडिंग वाइन का प्लॉट बहुत ही इंट्रिकेट है, यानी कि पेचीदा है। इसमें तीन अलग अलग स्ट्रैंड्स यानी कि धागे एक साथ पैरेलल चलते हैं। ये तीन स्ट्रैंड्स तीन औरतों की कहानियां हैं। कल्पना जो अनकॉन्शियस है, मीरा जो मर चुकी है, और उर्मी जो इन दोनों की लाइफ के जरिए अपनी लाइफ का असली मतलब ढूंढने की कोशिश कर रही है। खुद ऑथर शशि देशपांडे ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इन तीनों कहानियों को एक साथ लिखना था। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इस नॉवल का मेन प्लॉट उर्मी और उसकी बेटी अनु की मौत के गम के इर्द गिर्द घूमता है। मीरा और कल्पना की स्टोरीज दो सब प्लॉट्स हैं, जो आगे चलकर मेन प्लॉट से जुड़ जाती हैं। ये सब प्लॉट्स नॉवल में बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट आइडियाज लेकर आते हैं। दोनों मीरा और कल्पना के अपने सपने और एस्पिरेशंस थे, लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी ने उन्हें दबा दिया। मीरा एक पोएट बनना चाहती थी। उसकी आवाज को सोशल नॉर्म्स ने म्यूट कर दिया और उसकी पोयम्स एक ट्रंक में बंद होकर रह गई। कल्पना अपनी फ्रीडम चाहती थी। वो अच्छे कपड़े पहनना और अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी इस आजादी को भी बेरहमी से कुचल दिया गया। दोस्तों, ये नॉवल यूनिटी ऑफ टाइम एंड एक्शन के पुराने रूल्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है। इसलिए इसमें एक्शन बार बार पास्ट और प्रेजेंट में मूव करता है। नॉवल की सेटिंग 1980s के इंडिया की है। उर्मी और मीरा मौत के बावजूद एक दूसरे से जुड़ी हैं, उनकी राइटिंग्स के जरिए। उर्मी और कल्पना बिल्कुल अजनबी है, लेकिन शकुताई उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। नॉवल का एंड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक यानी उम्मीद से भरा है। उर्मी अपने गम से बाहर निकलती है और अपनी लाइफ का चार्ज लेती है। वो समझ जाती है कि जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स, जैसे किसी की सिंपैथी या अफेक्शन, ही वो स्प्रिंग ऑफ लाइफ है जिसे हम सब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, ये था द बाइंडिंग वाइन का कंप्लीट प्लॉट एनालिसिस। इस नॉवल ने हमें सिखाया कि गम और मौत के बावजूद इंसानी रिश्ते हमें जोड़े रखते हैं। उम्मीद है आपको ये नॉवल अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आपके पास होंगे अच्छे खासे पॉइंट्स अपने एग्जाम्स में लिख के आने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।